हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पिछले लगभग 2 साल से हम लोग कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं और इसके टाइम एंड अगेन न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं, न्यू वेव्स आ रहे हैं, नई नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। टाइम एंड अगेन पार्शियल लॉकडाउन या फुल लॉकडाउन, तरह तरह की चीज़ें हो रही है जिससे कि लोग परेशान हैं। और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, पूरे देश और दुनिया की बात है। और ऐसी ही सिचुएशन में अभी फिर से देखें कि एक फिफ्थ वेरिएंट जो है वो निकल कर आई है। WHO ने अपनी वीकली बुलेटिन में आइडेंटिफाई किया है कि एक फिफ्थ वेरिएंट कोरोना वायरस का अपीयर हुआ है, जो कि कोलंबिया से, साउथ अमेरिका से ओरिजिनेट हुआ है। तो ये फिफ्थ वेरिएंट क्या है, किस तरह से है, कैसे इससे जो है पूरे दुनिया के हेल्थ पे और उसके सिचुएशन पे, इकोनॉमिक कंडीशन पे, बाकी चीज़ों पे इम्पैक्ट आएगा, ये सारी चीज़ें आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इस वेरिएंट का नाम है म्यू वेरिएंट। इसे म्यू वेरिएंट दिया गया है नाम, और इसका कोड नेम है B.1.621। और ये अपीयर हुई कोलंबिया में। सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई किया गया कोलंबिया में जनवरी 2021 में। तो देख रहे हैं कि WHO ने इसे आइडेंटिफाई किया था, देखा था कि ऐसी कोई वेरिएंट आई है जनवरी 2021 में, लेकिन अपनी बुलेटिन में WHO ने इसे मेंशन किया है अब जाकर यहाँ पर सितंबर में। तो ये देख रहे हैं कि WHO शुरू से ही कोरोना वायरस के मामले में सुस्त रहा है। जब वुहान में पहली बार अपीयर हुआ था तो उस समय भी लगभग अक्टूबर नवंबर 2019 के आसपास ये अपीयर हो गया था, लेकिन इसे धीरे धीरे टालते हुए इन्होंने फरवरी में एज अ पेंडेमिक, एज अ एपिडेमिक आइडेंटिफाई किया। लेकिन यहाँ पर अब इन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं कि जो भी नई वेरिएंट्स आ रही है उसे आइडेंटिफाई करके तुरंत उस पर बुलेटिन रिलीज करने में ये क्यों देर कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। और यहाँ पर देखिए स्टिल जो है इन्होंने कहा है कि ये इस प्रोसेस में है कि म्यूटेशन इसमें हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि इसकी पूरी हो चुकी है म्यूटेशन और इसका जो भी जीनोमिक ऑर्डर, जो भी जीनोम सीक्वेंस चेंज होना है वो हो चुका है, ऐसा भी नहीं है। ये अभी प्रोसेस चालू है और अभी कहाँ तक ये लीथल होता जाएगा और किस तरह से इस वेरिएंट से लोगों को इम्पैक्ट आएगा, इस पे अभी वायरोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे हैं। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये रेजिस्टेंट हो सकता है जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन हैं, यानी कि अभी तक जो भी आप लोग वैक्सीन ले रहे हैं, जो वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हैं, उन सारे वैक्सीन का इस वेरिएंट पे कोई फायदा नहीं होगा। ये वेरिएंट उस वैक्सीन को लगाने के बाद भी लोगों में फैलता जाएगा। और यहाँ पर इसके कुछ स्पोरेडिक आउटब्रेक्स हुए, पहले तो कोलंबिया में और इक्वाडोर में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पे देखा जा रहा है कि लार्जर आउटब्रेक्स इसके देखने को मिल रहे हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज में और यूरोप में। तो सबको पता है कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो हैं हिस्ट्री में कॉलोनियल रहे हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके अंडर में, पोर्तुगीज, स्पेन, फ्रेंच, बहुत सारे लोगों के वहाँ पर कॉलोनीज थे, बहुत सारी कंट्रीज वहाँ पर रूल कर चुकी हैं। और इसके कारण वहाँ पर अभी इन दोनों कंटिनेंट्स का जो लिंकेजेस है वो बहुत ज़्यादा है। इसके कारण यहाँ पर ये सीधी सी बात है कि साउथ अमेरिका से यूरोप के बीच में ट्रेवल ज़्यादा हुआ होगा और इसीलिए यहाँ पर ये वेरिएंट यूरोप तक पहुँच गया और वहाँ पर भी स्पोरेडिक आउटब्रेक्स लार्ज नंबर में देखने को मिले हैं। और यहाँ पर जो करेंट रेट ऑफ ग्रोथ है, अगर वर्ल्ड वाइड हम लोग देखें इसकी, तो वो ज़्यादा नहीं है। करेंट जो आर रेट है, रिप्लिकेशन रेट है, वो कम है और अभी लगभग 0.1% ही वर्ल्ड वाइड जो इन्फेक्टेड पीपल हैं वो म्यू वेरिएंट से इन्फेक्टेड हैं। बट अगर हम लोग बात करें कोलंबिया और इक्वाडोर की, तो फिर ये एक कंसर्न का मैटर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोलंबिया में 39% जो इन्फेक्टेड पीपल हैं वो म्यू वेरिएंट से इन्फेक्टेड हैं, और वहीं इक्वाडोर की बात करें तो ये 13% का आंकड़ा आता है। तो सीधी सी बात है, जहां पर ओरिजिनेट हुआ सबसे पहले वहीं पर ज़्यादा इसकी इन्फेक्शन मिलेगी। तो इस आंकड़े से ये चीज़ समझी जा सकती है कि अगर ये दुनिया में फैला और इसकी आउटब्रेक और जगह होनी शुरू हुई तो ये किस तरह से अपने आप को रिप्लिकेट करेगा, किस तरह से ये इन्फेक्शन रेट को बढ़ाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये मैटर ऑफ कंसर्न बना हुआ है। अब देखें प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं हम लोग कि जो डोमिनेंट वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट है। तो इसी के साथ को सर्कुलेशन में अगर म्यू वेरिएंट भी आ जाता है, जो कि लगभग आ ही चुका है,
क्योंकि हम लोग लैटिन अमेरिका की बात कर रहे हैं, यूरोप की बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी वहाँ पर ये वेरिएशंस आ चुके हैं। और ऐसी परिस्थिति में ये होगा कि ये एक लीथल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और यहाँ पर जब तक ये वैक्सीनेशन तेजी से नहीं किया जा सकता है, तब तक यहाँ पर सारे लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिलने के कारण म्यूटेशन होता रहेगा। और बेसिकली अभी जैसा हमने देखा लैटिन अमेरिका में म्यूटेशन हुआ, इसी तरह से जो भी कंट्रीज जहां पर वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ है, जहां पर अभी भी प्रोबेबल पीपल हैं जिनके इन्फेक्शन फैल सकता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि यहाँ पर 5 बिलियन लोगों को वर्ल्ड वाइड वैक्सीन पड़ा है, लेकिन जो लो इनकम कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर लगभग 15.6 मिलियन लोगों को ही वैक्सीन पड़ा है। तो इसके कारण समझा जा सकता है कि कितना बड़ा डिफरेंस है वैक्सीनेशन का। और इसीलिए यहाँ पर इस बात का डर है कि एक तो जो लो इनकम कंट्रीज है वहाँ पर हेल्थ सिस्टम उतनी अच्छी नहीं है, हाइजीन का सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में वैक्सीनेशन भी अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर म्यूटेशन और तरह तरह के आते जाएंगे। अभी तो हमने 5th वेरिएशन ही देखा है, हो सकता है जैसे मीम्स बनते हैं उसके हिसाब से 2050 वेरिएंट टाइप 50, और हम लोग को ये देखने को मिल सकता है बूस्टर डोज नंबर 23। इस टाइप के कुछ चीजें हो सकती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वैक्सीनेशन को जल्दी से कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर पहला वेरिएंट तो हम लोग जानते हैं कि वो इंग्लैंड में अपीयर हुआ था वुहान वायरस के बाद, वो था अल्फा वेरिएंट। उसके बाद आया बीटा वेरिएंट। बीटा वेरिएंट अभी लगभग 141 कंट्रीज में फैल चुका है। गामा वेरिएंट भी यहाँ पर 90 कंट्रीज में फैल चुका है। डेल्टा वेरिएंट अभी वर्ल्ड में डोमिनेंट है और ये भी बहुत सारे कंट्रीज में फैल चुका है। अब म्यू वेरिएंट आया है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, वो लैटिन अमेरिका में और यूरोप में ऑलरेडी फैल चुका है। और इसके बाद धीरे धीरे हो सकता है कि ट्रेवल जैसे जैसे ओपन होगा, इकोनॉमी ओपन होगी, इंटरनेशनल ट्रेवल बढ़ेगा, तो हो सकता है कि म्यू वेरिएंट भी यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज में फैल जाए और उसके कारण फिर एक बार शटडाउन का, लॉकडाउन का, बहुत सारी चीज़ों का प्रोसेस चालू हो जाएगा और इकोनॉमी फिर से पीछे चली जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसे ध्यान देना जरूरी है। और जो वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, जो डिफरेंट तरह के वैक्सीन लोग ले रहे हैं, कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया, तो ऐसे में यहाँ पर इशू ये है कि ये जो वैक्सीन डेवलप किए गए थे, ये जो पहला वेरिएंट मिला था हमें, जो ओरिजिनल टाइप था कोविड का, वुहान वायरस का, उस पे डेवलप किया गया और उसे डेवलप करने में भी यहाँ पर लगभग 8 से 9 महीने का टाइम लग गया था, जो पहला वैक्सीन डेवलप किया था उसमें भी। तो परिस्थिति यहाँ पर ये है कि अब ये वैक्सीन दूसरे वेरिएंट्स पे कितना इफेक्टिव है, इसकी थेराप्यूटिक इफिकेसी कितनी है, तो ऑलरेडी जैसी कि स्टडीज हुई हैं उसमें एग्जैक्ट डेटा तो बाहर निकल कर नहीं आया है, लेकिन जो वैक्सीन अवेलेबल हैं ये वुहान वायरस पर 70% टू 90% इफेक्टिव था। इसकी थेराप्यूटिक इफिकेसी इतनी ज़्यादा थी, तो ये इस वायरस को कंट्रोल करने में तो जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन हैं वो कैपेबल हैं। बट अगर यहाँ पर हम लोग थेराप्यूटिक एफिकेसी की बात करें इन्हीं वैक्सीन की अदर वेरिएंट्स पे, तो किसी किसी केसेस में कुछ वेरिएंट्स पे ये लेस देन 50% भी हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में WHO की भी रिकमेंडेशन है कि कोई भी वैक्सीन अगर लेस देन 50% थेराप्यूटिक इफिकेसी प्रोवाइड करती है तो फिर ऐसे केस में वो उस बीमारी की रोकथाम के लिए इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। और यही परिस्थिति यहाँ पर अदर वेरिएंट्स ऑफ कोरोना वायरस के साथ होती जा रही है। और इसीलिए यहाँ पर जो वैक्सीन एग्जिस्टिंग है उससे जल्दी से जल्दी लोगों को वैक्सीनेट करना जरूरी है, तभी जाकर यहाँ पर अदर म्यूटेशन को, अदर वेरिएंट्स को डेवलप होने में रोका जा सकेगा। क्योंकि जैसे जैसे डिफरेंट कम्युनिटीज में, डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशंस में, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में ये वायरस फैलेगी, तो डिफरेंट लोगों के जेनेटिक ऑर्डर्स डिफरेंट होते हैं,
उनकी रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट होती है, और उसके कारण डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में होने के कारण यहाँ पर डिफरेंट टाइप के म्यूटेशंस होते जाते हैं वायरस में, और इसीलिए यहाँ पर उसके फैलने को ही रोकना, उसके जो स्प्रेडिंग चेन है उसे तोड़ना जरूरी है, ना कि हम लोग वैक्सीन बिजनेस करते रहें, जैसा कि देखा जा रहा है वर्ल्ड कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हवाला देकर वैक्सीन की टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्रीज को देना नहीं जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये भी हो रही है कि बहुत सारे जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनको लो कॉस्ट में वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पा रही है, जिसके कारण कि वो लोग अपने लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर म्यूटेंट्स का डेवलप होना, डिफरेंट वेरिएंट्स का डेवलप होना लाजमी है। अब देखिए यहाँ पर आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आगे सीधी सी बात है कि सिर्फ एक रास्ता बचता है, वो है वैक्सीनेशन का, क्योंकि लॉकडाउन तो हम लोग हमेशा कर नहीं सकते। लॉकडाउन एक इमरजेंसी मेजर है, एक टेम्पररी मेजर है, और उसे बार बार अगर हम लोग लगाते रहेंगे तो इकोनॉमिक रिसेशन आएगा, जिससे कि लोगों की और परेशानी बढ़ेगी और उससे अनरेस्ट भी फैल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से किया जाए तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हम लोग लॉकडाउन के सिचुएशन से बच जाएंगे, यहाँ पर इन सब चीज़ों की दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, और यहाँ पर म्यूटेशन का और डिफरेंट वेरिएंट्स के आने का जो सिलसिला चालू है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यहाँ पर ये अनाउंस करना चाहूँगा कि कॉम्प्यूटोलॉजी ने जीएस फाउंडेशन के लिए 2022 बैच अनाउंस कर दिया है 2022 के यूपीएससी एग्जाम के लिए। तो जनरल स्टडीज के प्रिपरेशन के लिए आप लोग हमारे वेबसाइट पर विजिट करें, हमारे ऑफिस पर भी आकर आप ऑफलाइन बैचेस के लिए एडमिशन ले सकते हैं, वेबसाइट पर भी आप लोग जाकर एडमिशन ले सकते हैं, दोनों प्रोसेसेस में। और यहाँ पर दो टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं, मैं दोनों के बारे में बता दूं। एक कोर्स है जो कि लाइव ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे हम लोग उसमें, तो आप लोग अगर ऑफलाइन बैचेस में नहीं आना चाहते हैं या दूर दराज में रहते हैं और आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस चाहिए, तो ऑनलाइन कोर्सेज में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी बता दूं कि अभी हमारा इंट्रोडक्टरी ऑफर चल रहा है दशहरे तक, 33% का इसमें डिस्काउंट है। तो यहाँ पर जो कोर्स की फीस है उसमें आप लोगों को डिस्काउंट के बाद सिर्फ 36,000 रुपीज़ भरना पड़ेगा यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और ऑफलाइन बैचेज में आप लोगों को 33% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 40,000 रुपीज़ भरना पड़ेगा। और ये सारे कोर्सेज इस तरह से क्यूरेटेड हैं, इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि इसमें आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। हम लोग इंस्टॉलमेंट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों को ये चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वन टाइम पेमेंट है, क्या है, कैसा है। फॉर दैट वी आर हियर। और जो भी लोग अपना फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, वो लोग यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए आ सकते हैं। तो पहले से आप लोग बेटर तरीके से प्रिपेयर रहेंगे तो आप लोगों की आउटपुट जो है एग्जाम में बेटर निकल कर आएगी। मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट के लिए हम लोग आपको तैयार करेंगे। और इसी के साथ मैं यहाँ पर ये एंड करना चाहूँगा। और भी डिफरेंट चीज़ों के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल पे हमें फॉलो करें। कोर्सेज परचेज करने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.computology.com को विजिट करें, और ऐसे ही डिफरेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।